अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेस के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज जो है ना, ये बराबर है न्यूमेरिकल्स के। आप ये कह सकते हो कि हर एमसीक्यू के आंसर तक पहुंचने के लिए ना हमें एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इतने आसान एमसीक्यूज नहीं है कि आपने रट्टा लगाया और आगे बढ़ गए। ये ईच एंड एवरी एमसीक्यू को प्रॉपरली हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके हम इसके आंसर्स तक पहुंचेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, सारी एग्जांपल्स हमने की हुई है, इनफैक्ट सारे क्विक चेक्स हम सॉल्व करके आ चुके हैं। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपको हर हर फॉर्मूला आता है और आपको पता है कि भाई हमने स्टेटमेंट देके कैसे पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये सारा कुछ मैं क्लियर करवा के आ चुका हूं आपको। बस आपने वो लेक्चर्स लिए में, तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं ईच एंड एवरी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा प्रॉपर, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये एमसीक्यू कौन से टॉपिक के अंदर से आया है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा और किस तरह ये सॉल्व होगा। तो परेशान नहीं होना, लेक्चर को देखना ध्यान से अगर आप वाकई चाहते हो कि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। कहता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। अगर आपको याद हो, आपका पेज नंबर 17 बनता है जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक। वहां पर ये कहता है कि भाई हमारे पास कोई भी गैस हो तो वो जगह ऑक्युपाई करती है 24 डेसीमीटर क्यूब। कितने हैं? 24 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल हो तो वो जगह ऑक्युपाई करेगा 24 डेसीमीटर क्यूब। आप खुद ही नोट करो, यहां पर लिखा हुआ है भाई अमोनिया गैस। कोई फर्क नहीं पड़ता, अमोनिया गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका अगर 1 मोल होगा तो वो जगह कितनी ऑक्युपाई करेगा? 24 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करेगा। अच्छा, यहां पर कहते हैं भाई अमोनिया गैस हमारे पास है और उसके मोल्स हमारे पास 15 है। अब आप खुद ही लॉजिकली सोचो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लॉजिकली आप बस सोच लो। आप ये कहो कि भाई अगर 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करता है तो 15 मोल्स कितने करेंगे? तो आप जस्ट ये करोगे कि 15 को जरब दे दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 24 के साथ। तो आप कैलकुलेटर में खुद से कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 24, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 360 डेसीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि 1 मोल किसी भी गैस का हो तो वो जगह ऑक्युपाई करेगा 24 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास इस गैस के 15 मोल्स हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 360 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर CH4, विच विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब हमारे पास पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स नेचुरल गैस के एक सिलेंडर के अंदर होंगे, और जिस गैस ने जगह ऑक्युपाई की हुई है 18 डेसीमीटर क्यूब। देखो मेरी बात सुनो, अगर 1 मोल हमारे पास नेचुरल गैस का होता ना, तो वो जगह कितनी ऑक्युपाई करता? वो करता 24 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करता। अब हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब की बात नहीं कर रहा वो कह रहा है कि बताओ 18 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई की हुई है हमारी गैस ने, और अब आपने बताना है कि उस गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, खुद से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला किताब ने हमें दिया हुआ है। अगर हम चलते हैं ना पेज नंबर 17 की तरफ, यहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो हमारा पहला लेक्चर जो हमने लिया था, अगर आप पेज नंबर 17 पे आओ तो यहां पर आप देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। हमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, 18 डेसीमीटर क्यूब ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास फिक्स है, कितना फिक्स है? 24 फिक्स है। तो 18 डिवाइडेड बाय 24, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो, आपने एग्जांपल्स किए हैं, देखो 15.3 आपने एग्जांपल किया है, उससे पहले 15.2 एग्जांपल भी आपने की हुई है। यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम 24 होता है, तो हमने यहाँ पर 24 लगा दिया। ठीक है, और हमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन है 18, हमने ऊपर लगा दिया। अब ये किसकी इक्वल है? ये नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछ रहा है, तो हमने 18 डिवाइड बाय 24 कर दिया। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो मैं करता हूँ 18 डिवाइड बाय 24, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.75। अब हम देख लेते हैं, हमारी ऑप्शन में 0.75 है, तो हम इसका आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है ना, वो है 0.75। क्लियर हो गई है ना बात? आपने फॉर्मूला देख लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास फिक्स है 24 है, और वॉल्यूम ऑफ अ गैस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 18 गिवन है। तो 18 डिवाइड बाय 24 0.75 बनता है। तो ये हमारे पास दूसरा वाला भी एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। कहता है व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बात तो आपको पता है भाई, पोटेशियम होता है के, पोटेशियम होता है के, और हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो ये KOH की बात कर रहा है, ठीक है। सोल्यूशन इफ 2 ग्राम ऑफ इट। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस दे दिया, ग्राम में क्या होता है? मैस होता है, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि 2 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन में। अब आप बताओ इसकी मोलर कंसंट्रेशन। क्या आपने मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कहीं पर?
आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है हमने, और हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही पढ़ा था ये मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं पेज नंबर आई थिंक बनता है 19 बनता है, तो हम चलते हैं पेज नंबर 19 की तरफ। तो पेज नंबर 19 में अगर आप गौर करो 15.7 एग्जाम्पल पे, तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की स्टेटमेंट है जो कि एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर दी गई है। वहां पर भी हमें मैस दिया गया है सोल्यूट का और वॉल्यूम दिया गया है सोल्यूशन का, और फाइंड क्या करना है हमने, हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो आपको याद है कि जब हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमने यहां पर अपना फॉर्मूला अरेंज किया था किस तरह, इसकी बुनियाद पे कहता है मोलर कंसंट्रेशन इज 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, देखो ऊपर मोल है ना, नीचे डेसीमीटर क्यूब है यानी कि वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन किसमें, इन डेसीमीटर क्यूब। तो बस ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एमसीक्यू नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन में दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब को हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। बस यहां तक बात क्लियर हो गई है। और हमें डाटा के अंदर एक और चीज गिवन थी, मैस ऑफ KOH, यानी कि जो सोल्यूट है उसका मैस दिया गया, तो वो हमारे पास 2 ग्राम है। अब मोलर मैस निकाल लेते हैं हम। तो पोटेशियम जो होता है ना, इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 39, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो आपको याद है, अब पोटेशियम का याद कर लो। आपको अगर याद हो, हमने एक क्विक चेक किया था, फिर एक एग्जांपल की थी जहां पर हमने पोटेशियम का निकाला था, तो आपको होप सो वहीं पर याद हो गया होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास बनता है ये 56 ग्राम पर मोल, बस 56 लिख दो, काफी है। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें, मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम देख के आए हैं कि मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, ठीक है, सोल्यूट के, ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला देख के आए हैं ना, ये आपने एग्जांपल्स की भी हैं इससे रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं हमें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। डाटा में नहीं है ना नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सोल्यूट के, नहीं गिवन, तो हम निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, बार बार क्लास 9 से पढ़ते आने इस फॉर्मूले को, मैस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं हम, सोल्यूट के, जो कि हमारे पास है KOH। तो मैस KOH का कितना गिवन है, 2 ग्राम, 2 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.0, आप 2 लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है, ओवर मोलर मैस है 56। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 56, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 0.0357 मोल्स, ठीक है, 0.0357, ये मेरे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, KOH के। अब पहली चीज ये हो गई है। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, सोल्यूट के, KOH के, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हमें गिवन है, कितना गिवन है, ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब डाटा के अंदर गिवन है, तो मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सिर्फ C लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.0357 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 0.1, ठीक है, 0.1 हमें गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन था, उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो वो 0.1 बन गया, डिवाइड बाय 1000 करके। अब बस इसको आप डिवाइड कर लो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.357। अब हम हमारे पास जो आंसर्स है ना एमसीक्यू नंबर 3 में, 0.35 तो 7 तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हम ये कह सकते हैं ये बन जाएगा 0.36, ठीक है। तो 0.36 हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो मोल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, DM-3 लिख दो, या फिर मोल डिवाइडेड बाय DM क्यूब लिख दो, तो 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमने, फॉर्मूला हमें याद है, एग्जांपल्स हम करके आ चुके हैं इससे रिलेटेड, क्विक चेक भी करके आए हैं इससे रिलेटेड हम, और हमने इसका भी आंसर निकाल लिया। तो अब हम एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर लगा देते हैं यहाँ पर 0.36। अच्छा जी, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारी, ये हमारे पास करेक्ट बनती है, 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। कहता है व्हाट विल बी द मास ऑफ NaCl नीडेड, NaCl का मैस हमें चाहिए, टू फाइंड हमारे पास NaCl का मैस है, नीडेड टू मेक 15 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम होगा, ऑफ इट सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन। अब हमें कंसंट्रेशन दी गई है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन वाला लेक्चर अभी अभी हम देख के आए हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जो था, जहां से अभी हमने फॉर्मूला पकड़ा है MCQ 3 के लिए। अब MCQ नंबर 4 के लिए भी वहीं से फॉर्मूला पकड़ेंगे हम, और वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि कंसंट्रेशन बराबर है मैस, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम,
मैस किसका? सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो हमारे पास सोल्यूट का जो मैस है वो कितना है? अच्छा, सोल्यूट का मैस हमने फाइंड आउट करना है। जब हम इसका मैस फाइंड आउट करेंगे तो मैस यहाँ पर रह जाएगा, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसंट्रेशन के साथ। देख लो, ये फॉर्मूला कहीं मैं खुद उठा के नहीं लेके आया, ये फॉर्मूला हमारे पास है, कंसंट्रेशन बराबर है मैस और वॉल्यूम के। अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 की तरफ, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। देखो, ये पेज नंबर 18 की तरफ अगर हम आए ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला कंसंट्रेशन बराबर है मैस ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैस ऑफ अ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन हमें दी गई है और वॉल्यूम हमें दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आप देखो कि कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.7, 0.7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम गिवन है कितना? 15, तो हमारे पास मैथ्स का आंसर आ जाएगा। आप 0.7 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम्स। ये मैथ्स आपके पास आ गया। कितना सिंपल था, फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया और जस्ट वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। अब आप देख लो 10.5, हाँ ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशंस काफ़ी चलती आ रही हैं, लेकिन आगे मजीद भी आएंगी, तो परेशान नहीं हो जाना। अभी तक मैं जितनी भी आपको कैलकुलेशंस करवाई है ना, सारा कुछ मैं पढ़ा के आ चुका हूँ और मैंने सारा कुछ रिवाइज भी करवा दिया आपको कि किस किस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सा स्पेसिफिक एमसीक्यू पढ़ा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 5वें की तरफ। कहता है फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, इफ इट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब डाटा में हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया गया है, रिएक्ट विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। H2SO4 क्या होता है? एसिड, ठीक है। एसिड का हमें वॉल्यूम दे दिया गया है और NaOH होती है एक बेस, और बेस का वॉल्यूम हमें दे दिया गया है हैविंग कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बेस की जो कंसंट्रेशन है ना वो भी दे दी गई है। अब आप एक चीज नोट नहीं कर रहे कि यहां पर आपको एक चीज फाइंड आउट करने को कहा गया है और 3 चीजें आपको दे दी गई हैं। ये देखते हुए आपको एक चीज याद आ रही होगी जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था, टाइट्रेशन वाला। वहां पर हम देखते हैं कि जब हम एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं, H2SO4 एसिड और NaOH बेस, एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं, तो वहां पर हमें 4 चीजें हमारे पास एक्चुअल में होनी चाहिए। एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, बेस की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं कि इसने एसिड की कंसंट्रेशन हमसे पूछी है, यहां पर एसिड की कंसंट्रेशन इसने हमसे पूछी है, एसिड का वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन पूछी है, वॉल्यूम इसने दे दिया। और बेस की अगर हम बात करें तो बेस का वॉल्यूम भी दे दिया और बेस की कंसंट्रेशन भी दे दी, तो कंसंट्रेशन भी दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया इसने। सिर्फ और सिर्फ हमने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फाइंड आउट करनी है। ये एग्जैक्ट उसी तरह होगा जिस तरह हमने टाइट्रेशन वाली एग्जांपल की थी और इसके साथ जो हमने एक क्विक चेक किया था। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे 5वां एमसीक्यू है। डाटा के अंदर मैंने लिख लिया कि मोलर कंसंट्रेशन NaOH की दिया है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, हम देख के आ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब कन्वर्ट करेंगे इसको डेसीमीटर क्यूब में, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। मैं जरा कर लेता हूँ इसको, तो इसका आंसर बन जाता है 0.02, किसमें? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। चलो, अब इस तरह वॉल्यूम ऑफ H2SO4 भी हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था, वो था कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, को कन्वर्ट कर लेते हैं हम 10 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप कर लो 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर बनता है जी 0.01 डेसीमीटर क्यूब। जहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब नजर आता है उसको फौरन कन्वर्ट कर दो डेसीमीटर क्यूब में। किस तरह करोगे? डिवाइड बाय 1000 कर दो, बस यही आसान तरीका है। हमने बहुत सी एग्जांपल्स कर ली, बहुत से क्विक चेक कर लिए, ये चीजें हम फॉलो करते आ रहे हैं कब से। अब फाइंड क्या करनी है? कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। 3 चीजें हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ NaOH और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 हमने फाइंड आउट करनी है, तो 3 चीजें गिवन है और एक चीज हमने फाइंड आउट कर लेनी है। टाइट्रेशन वाला लेक्चर याद कर लो, सारे स्टेप्स आपको याद आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके लिए आपको याद होगा टाइट्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने पहले से लिख लिया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह बनती है। यहाँ पर अच्छा, इसकी तरफ हम आते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए ठहर जाओ, इसकी तरफ अभी हम आते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता था? हमारे पास पहला स्टेप ये होता था कि हमें जिस चीज की दोनों चीजें दी गई हो ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप नोट करो, हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH दोनों चीजें दे दी, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अगर आप मेरा लेक्चर देखो ना टाइट्रेशन वाला, तो आपको ये चीजें वैसे ही पता है, ठीक है, आपको पता है, कोई नई बातें नहीं कर रहा यहाँ पर मैं। कंसंट्रेशन बराबर है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम के। ये अभी अभी हम ये फॉर्मूला देख के आए हैं पिछले एमसीक्यू के अंदर भी, एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर जो देख के आए ना, ये वही वाला फॉर्मूला है। अच्छा, अब हमारे पास कंसंट्रेशन भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी है, किसका? NaOH की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम।
तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स को हम यहीं पर रहने देंगे और अब हम कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ। अब कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है इसका 0.02। देखो आप देख सकते हो ना NaOH का वॉल्यूम डाटा के अंदर ही गिवन है 0.02। मैं करता हूँ जरा इसको 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आंसर आ रहा है जी 0.002। पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको स्टेटमेंट पता है कि आपके पास एक चीज है एसिड जो कि H2SO4 है, एक चीज आपके पास बेस है जो कि NaOH है। अब बस मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जब हम एसिड बेस को रिएक्ट करते, अच्छा इतनी बात पहले देख लो, इतना तो आपको पता है कि जब एसिड बेस को रिएक्ट करते हैं तो बदले में क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर, वो हमने बना लिया। अच्छा बस आप इतनी एक चीज और देख लो कि हमें किस तरह याद रहेगा कि हम H2SO4 का 1 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं और NaOH के हम 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, H2SO4 एसिड है ना, अब एसिड क्या करेगा, एसिड हमारे अपने ना 2 हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है, और बेस क्या करता है, बेस 2 OH को निकालता है। अब आप ये नोट करें, अगर मैं यहां पर 2 मत लगाऊं, 2 ना लगाऊं यहां पर, ठीक है, जस्ट NaOH लिख दूं, तो हमारे पास 2 एसिड के हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या 2 बेस के OH हैं? आप कहेंगे सर 2 तो नहीं है, एक ही नजर आ रहा है। तो OH को 2 बनाने के लिए ना यहां पर मैं बेस के साथ 2 लगा रहा हूं बस, इसलिए मेरे पास ये इक्वेशन अब इस तरह 2NaOH यहां पर ये इस वजह से आया है। ये बातें मैंने पहले भी क्लियर की थी टाइट्रेशन वाले लेक्चर के अंदर भी, कि किस तरह आप जज करेंगे कि भाई आपने बेस के साथ 2 लगाना है। वो हमें पता लग गया कि H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के मुकाबले में हमें बेस के 2 OH चाहिए होते हैं। तो यहां पर अगर हम 2 ना लगाएं तो OH सिर्फ एक रह जाएगा, 2 लगाएंगे तो फिर 2OH बनेगा ना। अब बस अब आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद अब आप इसको आंसर निकालें, सॉल्ट एंड वाटर जिस तरह बनाना है इसको हमने बना लिया, और बस बैलेंस करना अब आपको आती है, क्लास से आप सीखते आ रहे हैं, बस मैंने रिएक्शन समझा दिया कि आपने इसको किस तरह अरेंज करना है। आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ NaOH, बेस जो थी ना उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, एसिड के निकालने। लेकिन इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक एसिड और ये 2 बेस, ये रिएक्ट कर रहे हैं फिर सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो हम यूं कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर एक एसिड के मोल के मुकाबले में 2 बेस के मोल्स हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर बेस के मोल्स डबल इस्तेमाल हुए हैं एज कंपेयर टू एसिड, ठीक है ना, बेस के मोल्स डबल इस्तेमाल हुए हैं एज कंपेयर टू एसिड। फिर हम इसको ये बोलेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स NaOH के हैं उसको अगर हम आधे कर देना तो वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास H2SO4 के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हम निकाल चुके हैं और H2SO4 के मोल्स का मतलब है कि आप NaOH के मोल्स को आधा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ H2SO4, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है ना। अब आप खुद ही नोट कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स NaOH के डबल इस्तेमाल हो रहे हैं एज कंपेयर टू H2SO4। तो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स NaOH के आए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि हमारे पास पता लग जाए कि आधे मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं H2SO4 के। तो मैं इसको कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो 0.001 मेरे पास का आंसर आ रहा है, 0.001 मोल्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। बस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अभी अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए, कंसंट्रेशन बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के, मोल्स ओवर वॉल्यूम के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन बराबर है मोल्स। अब किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम, H2SO4 की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन H2SO4 की ये बराबर हो जाएगी मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि हमारे पास ये आ चुके हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर पहले से गिवन है। कहां पर गिवन है भाई, यहां पर गिवन है 0.01 डेसीमीटर क्यूब। पुट करते हैं, ऊपर ये पुट करेंगे मोल्स H2SO4 के 0.001 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या था 0.01। आप डिवाइड कर लो इसको, डिवाइडेड बाय 0.01, तो आंसर आ रहा है 0.1। 0.1 कंसंट्रेशन है ना, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्या ख्याल है, समझ आ गया? बिल्कुल जी समझ आ गया। हमने एग्जाम्पल भी की थी, टाइट्रेशन वाली 15.8 थी आई थिंक, और साथ साथ क्विक चेक 15.3 था, वो भी हमने किया था, बिल्कुल इसी तरह से किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अरेंज करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आंसर निकाल लेते हैं 0.1, अपना बुक पे तरफ देख लेते हैं। तो बुक में हमारे पास 0.1 आंसर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। मैं बाकी रेस करता हूँ ताकि आपको ना प्रॉपर विजिबल हो जाए।
ठीक है, मुश्किल काम है। मुश्किल इन अ सेंस ये है कि अगर जो बच्चा पहली बार देख रहा है ना लेक्चर, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जिसने लेक्चर सारे लिए हुए हैं तो उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम। अब हम चलते हैं छठे एमसीक्यू की तरफ। कहता है द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास ये है 178 ग्राम पर मोल, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C3H5O3। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है ना हमने, तो इसके लिए आपको लेक्चर याद करना पड़ेगा। कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला। तो हम चलते हैं पेज नंबर 24 आई थिंक बनता है, जहां पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला हमारा लेक्चर है। तो हाँ, यहाँ पर देख लो पेज नंबर 24 पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला के। अब हमें इंपीरिकल फार्मूला दे दिया उसने, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है, तो n हमारे पास है नहीं, तो n का भी फार्मूला उसने दिया हुआ है कि n बराबर है मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास 178 आई थिंक दिया था उसने, है ना, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, और इंपीरिकल फार्मूला मास ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस ये दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मोलर मास हमें गिवन है 178 ग्राम पर मोल, इंपीरिकल फार्मूला हमें गिवन है C3H5O3। टू फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें पता है, अभी हम देख के भी आए हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। कोई मसले की बात नहीं, इंपीरिकल फार्मूला हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है, और n, ठीक है, n निकालने के लिए हमें दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है n इंटू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास बोल लो, मोलर मास बोल लो, एक ही बात है। तो जो मोलर मास है ना ये 178, इसको हम पुट करते हैं ऊपर, तो n इज इक्वल टू 178 डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। अब ये देखो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला तो है, इसका मास कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका मोलर मास निकालना है ना हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कार्बन होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है 3, तो ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब मैं करता हूँ जरा इसको कैलकुलेट, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास बन रहा है 36 प्लस 5 1 ज़र 5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनता है 48। अब एडअप कर लो सबको, 48 प्लस 5 प्लस 36, तो आंसर आ जाएगा 89। इंपीरिकल फॉर्मूला मैच जो हमारे पास आ गया ना वो आ गया 89, तो 89 को आप यहाँ पर पुट कर लो, तो आपके पास n का आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं 178 डिवाइडेड बाय 89, तो आंसर आ गया 2। तो जो n की वैल्यू है ना ये वाली, ये 2 आ गई है, n की वैल्यू मिल गई, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, बस इसको यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ जाएगा। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n की वैल्यू है 2, इंपीरिकल फॉर्मूला है C3H5O3। अब इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जब कार्बन से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 3 2 ज़र 6 बन जाएगा, C6। जब ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़र 10, तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 2 ज़र 6 होता है, तो हमारे पास ये बन जाएगा O6, तो C6H10O6। तो बस ये ढूंढ लेते हैं हम अपने आंसर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है C6H10O6, तो हमने यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लिया है। मजे के एमसीक्यूज हैं, यानी कि मजे के न्यूमेरिकल्स हैं, आप यू बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। तो ठीक हो गया ना। अब हम करते हैं 7वां एमसीक्यू। शुक्र है कि यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं है। कहता है व्हेन अ नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, कि जब नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं CH4 नेचुरल गैस जो कि हमारे घरों में आ रही होती है, बर्न्स इन एयर, जब वो हवा की मौजूदगी में बर्न होगी, जलेगी। अब हवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि भाई हमारी नेचुरल गैस बर्न हो रही है? तो देखो मैं क्लास 9 से पढ़ा के आ चुका हूँ कि हमारी जो हवा है ना उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। लेकिन हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन हमेशा आग लगाने का काम करता है, तो बर्निंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बस यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि O2 की प्रेजेंस में ये बर्निंग हो रही है। विच कॉम्पोनेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? अब बताओ CH4 लिमिटिंग है या फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग है? बड़े मजे की बात बताने लगा आपको। देखो जो हमारे घरों में गैस आ रही है जिसको हम सुई गैस कह रहे हैं, उसके वो होती है नेचुरल गैस, ठीक है, यानी कि वो CH4 होती है। अब जहां वो चल रही है ना, वो चल रही है यानी कि वो बर्न हो रही है, वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हवा के अंदर ऑक्सीजन तो लामहदूद है, बेतहाशा है, आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज्यादा है वो। लेकिन CH4 जो गैस है ना वो कम अमाउंट में ही हमारे पास आ रही है, ये नहीं हो रही कि हवा के मुकाबले में बहुत ज्यादा आ रही है, वो ऐसा नहीं हो रहा। हवा तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन नेचुरल गैस तो लिमिटेड है। नेचुरल गैस अगर आप ज्यादा बर्न करते हो क्या आपका बिल ज्यादा आएगा, तो इसलिए आप क्या करते हो, नेचुरल गैस को कम ही इस्तेमाल करते हो। लेकिन हवा जो है ना उसका कोई बिल नहीं आ रहा हमें। अब आप बताओ कि पहले खत्म होने वाला रिएक्टेंट कौन सा है, नेचुरल गैस या फिर ऑक्सीजन? आप कहेंगे सिंपल सी बात है, ये CH4 जो हमारे पास नेचुरल गैस है ना, यही हमारे पास ऐसा है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हवा की सप्लाई को तो हम रोक नहीं सकते ना, हवा तो लामहदूद है, बेतहाशा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी जिसका नाम है नेचुरल गैस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा जो एमसीक्यू है ना ये भी आपको समझ आ गया होगा।
अब हम चलते हैं 8वें की तरफ। यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन आ रही है लेकिन इतना कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर देख लो आप, कहता है इफ एक्चुअल यील्ड, अगर एक्चुअल यील्ड किसी भी कंपाउंड की इतनी गिवन है, वाइल द थ्योरेटिकल फील्ड लिख दिया इसने, लेकिन ये यील्ड है, ठीक है, यील्ड है ये, yield is 0.217 ग्राम, व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आप कहां पर पढ़ के आए हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल जो आखिरी लेक्चर पढ़ा था ना हमने आपका, वहां पर हमने पढ़ा था ये परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस कर लेते हैं इसको, यहां पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। यहां पर देखो हमारे पास एक्चुअल यील्ड गिवन है स्टेटमेंट में और थ्योरेटिकल यील्ड भी गिवन है, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड जो है वो हमारे पास बराबर होती है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब एक्चुअल हमारे पास क्या है 0.198 और थ्योरेटिकल हमारे पास क्या है 0.217 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं जरा करता हूँ उसको मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 91.24%। ठीक है, 91.24% आ रहा है, करके देख लो कैलकुलेटर में, आपका यही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या ऑप्शन है। तो 91.24 आ रहा था ना, तो 91.2 हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने इसको समझाने का हक अदा किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह लेक्चर को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने लेक्चर्स लिए होंगे ना ऊपर वाले मेरे सारे इस चैप्टर के, तो ये एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी इन एमसीक्यूज की तरफ आया होगा ना, मेरा ख्याल है कि मैं उसको समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ। तो बस ठीक है, अब हम एक बार एमसीक्यूज के जो ऑप्शन हमको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू है, उसका आंसर है सी 360 डेसीमीटर क्यूब। दूसरे का आंसर है 0.75 मोल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनती है। तीसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.36 मोल। चौथे का आंसर है बी 10.5 ग्राम्स। पांचवे का आंसर है सी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। छठे का आंसर है बी C6H10O6। सातवें का हमारे पास आंसर है नेचुरल गैस डी। आठवें का हमारे पास आंसर है बी 91.2%। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस।